तो दोस्तों, पिछले सीजन के एंडिंग में हमने देखा कि जोल ने एली से झूठ कहा कि फायरफ्लाइज के पास वायरस का कोई इलाज नहीं था। एली जैसे दुनिया में और भी बहुत सारे इम्यून लोग हैं, पर फायरफ्लाइज उनकी मदद से क्योर बनाने में फेल हो गई और हॉस्पिटल में रेडर्स का हमला होने की वजह से जोल बेहोश एली को वहां से लेकर भाग निकला। और ठीक यहीं से लास्ट ऑफ सीजन 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है। दोस्तों, एली को जोल की बात पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वो जोल के कसम खाने पर उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद ये लोग जैक्सन नाम के सेफ सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर सॉल्ट लेक सिटी में बचे कुचे फायरफ्लाइज ग्रुप के लोग हॉस्पिटल में मारे गए साथियों की बॉडीज को दफना रहे थे। ओवन का मानना था कि इन्हें अब सीधा सिएटल जाकर आइजैक से मिलना होगा। आइजैक सिएटल में फायरफ्लाइज के एक ग्रुप को लीड कर रहा था, लेकिन एबी को सबसे पहले जोल से बदला लेना था, क्योंकि जोल ने जिस सर्जन को गोली मारी थी वो एबी के पिता थे। लेकिन ओवन एबी को समझाता है कि पहले इन्हें सिएटल जाकर रिसोर्सेज इकट्ठा करने होंगे, तभी ये लोग पूरी ताकत के साथ जोल से बदला ले सकते हैं। और वैसे भी इन्हें जोल के लोकेशन का कोई इल्म नहीं था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एबी मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि जोल को पकड़ने के बाद ये लोग उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इस घटना के 5 साल बाद 2028 के आखिर में जोल और एली जैक्सन सेटलमेंट का पूरी तरह से हिस्सा बन चुके थे, लेकिन इस दौरान इन दोनों के बीच किसी कारण से काफी दूरियां बढ़ गई थी। एली कैलेब के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें वो उसे हरा देती है, लेकिन जेसी उसे बताता है कि कैलेब उसे आराम से अपने पंच से बेहोश कर सकता है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर ये दोनों जोल को क्या जवाब देते। ये बात सुनते ही एली इन दोनों पर काफी गुस्सा होती है और इन्हें वार्निंग देती है कि अगली बार प्रैक्टिस के दौरान ये ऐसा बिल्कुल न करें। लगातार रेफ्यूजीज के आने की वजह से जैक्सन में घरों की कमी पड़ रही थी, इसलिए बाहर जोरदार कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था और इसी दौरान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अंडरग्राउंड गैस पाइप में अजीब सी जड़ें दिखाई देती हैं। उधर जोल, जो एक रूम में बैठा सर्किट ब्रेकर्स को रिपेयर कर रहा था, जब उसे एली की नई बेस्ट फ्रेंड डीना मिलने आती है। डीना काम सीखने के बहाने जोल से बातचीत शुरू करती है और जोल से पूछती है कि आखिर एली आजकल जोल से इतना गुस्सा क्यों रहती है। जोल डीना को बताता है कि एली 19 साल की हो चुकी है और इस एज में टीनेजर्स का अपने पेरेंट्स को हेट करना कॉमन बात है। वो जानता है कि वो एली के लिए काफी ओवर प्रोटेक्टिव है और शायद इसलिए भी वो उससे नाराज रहती है। जोल की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसे एली का यह नया इग्नोरेंट बिहेवियर अंदर से काफी खाया जा रहा था। इस दौरान डीना ये भी भांप लेती है कि शायद इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जोल जैक्सन के साइकोथेरेपिस्ट गेल से थेरेपी ले रहा था। जोल डीना से रिक्वेस्ट करता है कि ये थेरेपी वाली बात वो किसी और को ना बताए, जिसके बाद वो डीना को बाहर जाकर अंडरग्राउंड गैस पाइप्स की उन अजीब सी जड़ों को ठीक करने के लिए कहता है। उधर एली इसी वक्त टॉमी के साथ पेट्रोलिंग पर गई हुई थी। टॉमी एली को स्नाइपर राइफल से क्लिकर्स को मारना सिखा रहा था, जिसमें एली ने अब काफी महारत हासिल कर ली थी। इस दौरान ये दोनों नोटिस करते हैं कि इनके आसपास के इलाकों में इन्फेक्टेड्स की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। टॉमी फिर एली को बताता है कि वो अब उसे पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी से हटाकर गेट पर वॉचमैन की ड्यूटी देने वाला है। एली समझ जाती है कि यह जरूर जोल का किया धरा है। एली टॉमी को कहती है कि वो इन्फेक्शन से इम्यून होने की वजह से पेट्रोलिंग के काम के लिए एकदम परफेक्ट है। जोल और टॉमी ने एली के इम्यून होने वाली बात जैक्सन में सबसे अभी तक छुपाए रखी थी। एली के थोड़ा प्रेशर डालने के बाद टॉमी उसे फिर से पेट्रोलिंग पर भेजने के लिए मान जाता है। उधर टॉमी की पत्नी मारिया कंस्ट्रक्शन के काम को और तेजी से करने की बात जोल से कहती है, लेकिन जोल उसे समझाता है कि इस काम में टाइम तो लगेगा। माना कि लगातार बढ़ते रिफ्यूजीज की वजह से जैक्सन में घरों की कमी पड़ रही है, पर इनके पास ऐसी कोई चमत्कारी घड़ी नहीं जिसे घुमाते ही अचानक कंस्ट्रक्शन की स्पीड डबल हो जाए। जोल फिर मारिया को कहता है कि इन्हें अब और रेफ्यूजीज को जैक्सन में एंट्री नहीं देनी चाहिए। आज घर कम पड़ रहे हैं, धीरे धीरे रिसोर्सेज भी कम पड़ने लगेंगे। लेकिन मारिया जोल को याद दिलाती है कि जैक्सन कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले वो भी एक रेफ्यूजी था। जोल यहां से निकलकर सीधा थेरेपी सेशन अटेंड करने चले जाता है। गेल का जन्मदिन था और वो अपने पति यूजिन की मौत के बाद पहली बार अपना जन्मदिन अकेले मना रही थी, इसलिए वो सुबह से पी रही थी। नशे की हालत में कंट्रोल खोकर गेल जोल को कहती है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। गेल का मानना था कि जोल पक्का उससे कोई क्रूशियल डिटेल छुपा रहा है। उसे खुद बड़े अच्छे से पता है कि एली उससे क्यों नाराज है और क्यों वो जोल से अलग होकर खुद अपने ही घर के गैराज में शिफ्ट हो गई है। गेल को लगता है कि जोल को खुलकर सारी भड़ास बाहर निकालनी चाहिए, जिसकी शुरुआत गेल करती है।
असल में गेल के पति यूजीन को जोल ने ही मारा था। माना कि उसके पास यूजीन को गोली मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर आज भी गेल जोल को अपने पति के कातिल की तरह देखती थी। वो उसे माफ नहीं कर पाई थी और उससे नफरत करती थी। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद गेल एकदम शांत हो जाती है। अब जोल की बारी थी। जोल भी अपने मन की भड़ास निकालने ही वाला होता है, लेकिन एकदम आखिरी पल पर वो खुद को रोक लेता है और कहता है, मुझे उसे बचाना था। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन डीना एली के पास पहुंचती है ताकि ये लोग अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा सकें। एली डीना को मन ही मन बहुत पसंद करती थी। ये दोनों अपने हथियार और घोड़ों के साथ जेसी के पास पहुंचती है, जो इन्हें पेट्रोलिंग मिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहता है, आज के मिशन को केट लीड करेगी। रूल्स काफी सिंपल हैं। ये एक सर्वे मिशन है, बस आसपास के एरिया को चेक करना है। एक दो इन्फेक्टेड दिखाई दे तो उन्हें मार सकते हो, लेकिन अगर उनकी तादाद इससे ज्यादा हो तो वापस आकर सीधा इसकी खबर काउंसिल को कर दो। खुद हीरो बनने के चक्कर में खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में डीना एली से पूछती है कि रात में हो रही न्यू ईयर पार्टी में वो किसके साथ जा रही है। एली पार्टी में अकेले ही जा रही थी। डीना एली से फिर केट के बारे में पूछती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एली और केट पास्ट में डेटिंग कर रहे थे, पर अभी एली सिंगल थी। डीना फिर एली को बताती है कि हाल ही में उसका भी जेसी के साथ ब्रेकअप हो गया, तो क्यों ना ये दोनों सिंगल लेडीज साथ में न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने चले जाएं। तभी सड़क पर बने खून के निशान को देखकर केट सबको रोक देती है। रूल्स के मुताबिक इन्हें वापस जाकर इसकी खबर काउंसिल को करनी थी, पर एली कहां सुनने वाली थी। केट के मना करने के बावजूद भी वो ट्रेल का पीछा करते हुए सबको लेकर सुपरमार्केट के पास चली आती है, जहां मार्केट के बाहर एक भालू की लाश पड़ी थी। ये काम क्लिकर्स का था, जो अब प्लान बनाकर शिकार भी करने लगे थे, और वो भी एक भालू जैसे शक्तिशाली जानवर का। इन क्लिकर्स के अंदर होने की आशंका के चलते केट को जबरदस्ती बनाकर एली और डीना सुपरमार्केट की छानबीन करने चली जाती हैं। खिड़की से क्लिकर्स की आवाज सुनकर ये भाप लेती हैं कि अंदर दो इन्फेक्टेड हैं। फिर प्लान के मुताबिक दोनों नाइफ की मदद से इन्फेक्टेड्स को मार देती हैं, पर इस दौरान फ्लोर के टूटने की वजह से एली नीचे गिर जाती है। पहले एली को लगता है कि वो यहाँ पर अकेली है, लेकिन तभी उसे क्लिकर की आवाज आती है। एली अपनी बंदूक निकाल उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो क्लिकर उस पर नजर रखे हुए था। तभी वो इन्फेक्टेड उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के लग रहा था कि ये रनर टाइप इन्फेक्टेड है, जो कि अपने शिकार को देखते ही भागते हुए उस पर हमला करते हैं। पर एली ये देखकर चौंक जाती है कि इन्फेक्टेड हमला करने के बजाय उससे छुप जाती है। एली उसे ढूंढने लगती है, लेकिन ये इन्फेक्टेड उसे चकमा देकर छिप जाती है और फिर इंसानों की तरह प्लान बनाकर एली को अपने जाल में फंसाकर उस पर साइड से हमला कर देती है। एली इस इन्फेक्टेड को मार तो देती है, लेकिन मरने से पहले वो उसे काट लेती है। डीना के नीचे आने से पहले एली फटाफट इस चोट को छुपा लेती है। वापिस जाकर एली काउंसिल को बताती है कि सुपरमार्केट में उसका सामना एक इवॉल्व इन्फेक्टेड के साथ हुआ था, जो कि बाकी इन्फेक्टेड से काफी इंटेलिजेंट थी। इस इन्फेक्टेड ने प्लान बनाकर एली को अपने जाल में फंसाया। यह सुनते ही सारे हैरान रह जाते हैं। फिर एली और डीना को बाहर भेजकर काउंसिल उस इवॉल्व इन्फेक्टेड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और ये होप करते हैं कि ये इकलौता ऐसा केस हो। पर अगर इन्फेक्टेड वाकई में इवॉल्व होकर इंटेलिजेंट बन रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से ग्रुप बनाकर जैक्सन पर भी हमला कर सकते हैं। पर क्योंकि न्यू ईयर पार्टी को सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे, ये सभी इस घटना की बातचीत को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। घर जाकर एली इन्फेक्टेड के बाइट मार्क को चाकू से काटकर गोल कर देती है, ताकि ठीक होने के बाद सबको यह नॉर्मल घाव की तरह लगे। इसके बाद रात को चर्च में हो रही न्यू ईयर पार्टी में डीना और एली एक साथ डांस करते हुए काफी करीब आ जाती हैं और फिर ये सबके सामने एक दूसरे को किस भी करने लगती हैं। ये देखकर सेथ काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये पार्टी चर्च में चल रही थी और ये फैमिली इवेंट था। डीना सेथ से माफी मांगती है और एली को लेकर जाने लगती है। नशे की हालत में सेथ इन दोनों को गाली देते हुए लेस्बियन कह देता है। इससे पहले कि एली कोई उल्टा जवाब दे पाती, जोल वहां आकर सेथ को धक्का मारकर गिरा देता है। यह देखकर एली उल्टा जोल पर ही चिल्लाने लगती है कि हमेशा उसे एली की हिफाजत करने के लिए आगे आने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। यह सुनते ही जोल मुंह लटकाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। पार्टी में मौजूद गेल भी समझ गई थी कि इन दोनों के बीच मामला कुछ और ही है। सब कुछ शांत होने के बाद एली वापस घर चली आती है। जोल बाहर बैठा गिटार बजा रहा होता है। एली उससे बिना कुछ बोले ही गुस्से से नाराज होकर गैराज में चली जाती है।
उधर जिस गैस पाइपलाइन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो अजीब सी सूखी जड़ें मिली थी, वो असल में कॉर्डिसेप्स वायरस की टेंटिकल्स थी जो सूख चुकी थी। लेकिन इन्हीं टेंटिकल्स के बीच इस वायरस की कुछ जिंदा टेंटिकल्स भी जैक्सन सेटलमेंट के भीतर आ चुकी थी। और इसी के साथ साथ जैक्सन से कुछ दूरी पर एबी और ओन भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुके थे।